सुबह सुबह जो हमने एहसास किया है वो ये है कि दिल्ली में विंटर का वेलकम हो गया है। बिल्कुल एहसास हुआ, ठंड ठंड लगी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगी, लेकिन स्मॉग की भी एक चादर दिखाई दी जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हम सबके लिए बन सकती है। बिल्कुल, देखिए इसी पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन ठंड के साथ दिल्ली में जो गुंजन ने कहा कि वायु प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया है। बेशक ठंड के इन दिनों का दिल्ली के लोगों को इंतजार था, लेकिन बढ़ती ठंड के साथ स्मॉग ने भी दस्तक देकर लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि तापमान में गिरावट आने से पोल्यूशन तेजी से बढ़ने लग गया है। दिल्ली में कुछ इलाकों का AQI 600 के आंकड़े को पार कर गया। राजधानी की हवा दिवाली के पहले से ही खराब श्रेणी में बनी हुई है, मगर अब स्मॉग की मोटी चादर ने मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। हरियाणा के करनाल, पानीपत, पंजाब के अमृतसर शहर का कुछ हाल ऐसा ही है। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी कुछ ज्यादा अलग दिखाई नहीं दे रही। जानकारी बोल रहे हैं कि अभी तो ये विंटर की शुरुआत है, अभी ही ये हाल है, जबकि शीतलहर का लंबा दौर शुरू होना अभी बाकी है। ऐसे में हम सबको सावधानी बरतने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। दम घुटने लगा राजधानी का। सेहतमंद सांसों पर प्रदूषण का पहरा। सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। तापमान में कमी और हवा की रफ्तार थमने से प्रदूषण का असर और गहराने लगा है। बुधवार सुबह से ही दिल्ली और NCR के इलाकों में धुंध की चादर दिख रही थी। धुंध की वजह से सूरज के दर्शन भी देर से हुए और दिल्ली के लोगों को खिली धूप के लिए इंतजार करना पड़ा। इस मौसम में ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुबह 10 बजे के बाद भी कुछ इलाकों में AQI 500 के ऊपर पहुंच गया। जहांगीरपुरी में AQI 781, वजीरपुर में 552, झिलमिल में 604, आनंद विहार में 650, पड़पड़गंज में 559, इंडिया गेट पर 604, श्रीनिवासपुरी में 565, RK पुरम में 605, ओखला में 600 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली के लोगों को सेहत की फिक्र भी सताने लगी है। डॉक्टरों ने इस मौसम में सुबह की सैर और व्यायाम से परहेज करने की सलाह दी है। बाहर जाना बहुत जरूरी न हो तो प्रदूषण बढ़ने पर घर के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है। आशंका इस बात की है कि आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने पर वायु प्रदूषण की परेशानी और बढ़ सकती है। वजह चाहे तापमान में कमी हो या फिर पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली, लेकिन प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। सर्दियों के दिनों में देश की राजधानी को हर साल इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर लोगों को और परेशान करेगा और सेहतमंद सांसों के लिए दिल्ली वालों का इंतजार और लंबा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आने वाले दिनों में ठंड से मुसीबत बढ़ने वाली है और जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी ही स्मॉग की चादर छा जाएगी और कहीं ना कहीं सांसों का संकट हर किसी के ऊपर गहरा जाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है मोहसिन वली जी, सीनियर फिजिशियन है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नवदीप जोशी जी हैं, योगा एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मोहसिन जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जो स्थिति आज सुबह हम सब ने देखी, स्मॉग की एक चादर, हल्की हल्की ठंड, गुलाबी ठंड हम इसे कहते हैं, जब इतनी कम सर्दी में स्थिति ये है तो कितना खतरनाक स्तर तक ये जा सकता है और कितना नुकसान ये हमारे शरीर के लिए है। बिल्कुल, आपने दिखाया भी है और पराली जलते हुए भी दिखाया है। और आज सुबह धूप भी नहीं थी, बहुत गहरी चादर थी स्मॉग की, आपने ठीक बोला है। और ये सांसों के लिए अब मुझको लगता है लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सांस लेने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमको ताजी हवा पाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। दिल्ली तो अपने जो स्तर दिखाए हैं आज के बड़े खतरनाक हैं। कल तो ये 400 तक ही थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गए। तो ये चिंता की बात है और इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट मैन मेड है। हम कर रहे हैं, पराली जला रहे हैं और ये
इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से ये दूसरी जगह भी जा रहा है और बगल के मुल्क में भी जा रहा है और हमारे यहाँ भी आ रहा है, और ये हवा की रफ्तार कम होने से भाग नहीं रहा है, ये परसिस्ट कर रहा है। वातावरण में हमको सांस लेना है इसी हवा में, गंदी हवा में, और ये हम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। और इसमें छोटे बच्चे और वृद्ध जो लोग हैं और जो पहले से बीमार लोग हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ये जो आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि एक ही सहारा रह गया, मास्क लगा के निकलें घर से और मास्क लगाए रहें, क्योंकि मास्क उतारते ही ये फिर जाएगा अंदर। और ये जो इंडिसेस AQI के आप दिखा रहे हैं बहुत ही हार्मफुल है। और सेहत के लिए एज ए डॉक्टर मैं ये कह रहा हूँ कि हर चौथा मरीज इसी प्रॉब्लम को लेके आ रहा है कि उसको खांसी है, उसको सांस फूल रहा है, उसको सर में दर्द हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की कमी से बॉडी में थकान हो रही है, उसको सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि वो मतलब सीढ़ी चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन घट रही है उसके बॉडी में। तो उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा है और उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और वो लोग जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया इस हवा में सांस लेने के लिए। मैंने अजीबोगरीब काम किया इस हफ्ते में। मैंने अपने एयर कंडीशनर का जो अंदर का जाली है वो 1 महीने पहले नया लगवाया था, उसको मैंने सोचा क्लीन कराऊं, तो उसमें इतना ज्यादा कार्बन और इतनी ज्यादा मिट्टी निकली। मैंने उसको फ्रेम करा के उसके फोटो को लोगों को दिखाने के लिए अपनी क्लिनिक में लगाया हुआ है। और अजीबोगरीब चीज हो रही है, यही हवा हम अंदर ले रहे हैं और यही हवा हमको मजबूर कर रही है कि इसी हवा में सांस लिया जाए। और बहुत खतरनाक है सेहत के लिए, खास तौर से हार्ट के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। जो प्रीमेच्योर कार्डियक डिजीज हो रही है और लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो वो भी इसी की वजह से हो रहा है। चलिए मोहसिन जी, इसके बारे में भी समझेंगे अच्छे से और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो वल्नरेबल लोग हैं ना, जो बच्चे जैसे आपने बात की, बुजुर्ग जैसे आपने बात की, जिनको ज्यादा खतरा हो सकता है, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या सेल्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट नवदीप जोशी जी भी जुड़ गए हैं, योग गुरु हैं ये। नवदीप जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी, जब भी हम योगा का जिक्र करते हैं ना, प्राणायाम, इस वक्त के जो हालात हैं उसमें अगर आप प्राणायाम करते हैं जिसमें कपालभाति आता है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं, ऐसे आसन जिससे आप अपनी श्वास प्रक्रिया पर फोकस करते हुए इन चीजों से थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, या तो हम दिल्ली छोड़ दें, मेट्रो सिटी छोड़ दें, बिल्कुल, तो वो सबके लिए तो संभव है नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोगों में ऐसा मिथ भी है कि भाई आप जो है प्राणायाम मत करिए, योगासन मत करिए, लेकिन सांस तो लेंगे ही ना, बिना सांस लिए तो जीवन नहीं है। तो फिर योगासन से या योग से होगा क्या? तो एक तो जिस तरह का ये तनाव है, तनाव होने से हाँ कोई जना जानता है कि शरीर में बहुत सारी हमारी चीजें डैमेज होने लगती है। और अभी हम देखें तो अपनी लंग्स को या हमारी नॉस्ट्रल, ये दो चीजों को शुद्ध करने के लिए, जैसे आपने कपालभाति बताया, लेकिन कपालभाति के लिए करने के लिए भी नाक का नोजल का खुला होना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारे जो योग एक्सपर्ट हैं, जहाँ पे भी हैं, आपको कुंजल बताते हैं, नेति बताते हैं। नेति कुंजल दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं होगा, जब वो एक्सपर्ट बताता है तो बहुत इजी होता है। तो दिन भर जो आपने अपने अंदर ये जो धुआं या ये जो दिक्कत को कंज्यूम किया है, उसको आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप करके दिखा सकें नवदीप जी, दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता सकें तो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, समझ में आएगा। आप बता सकते हैं इसमें? नहीं, ये क्या है, ये एक प्रायोगिक, इसमें एक लोटा होता है, नेति लोटा होता है, और उसमें हम ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं और हल्का सा नमक डालते हैं। तो नॉस्ट्रल लेफ्ट से निकाल के राइट से, तो ये जो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो अगर प्रैक्टिकल की बात कभी देखेंगे तो वहां पे इसको हम दिखाया जा सकता है, बहुत ईजी है। ऐसे ही पानी पीना, लगभग 7-8 गिलास पानी पीना, वो भी नमक का पानी, ल्यूकवार्म वाटर, और उसके बाद वॉमिट कर देना। तो उससे जो जमा हुआ कफ है आपके अंदर, जमा हुआ जो ये गंदगी है, वो सारी बाहर होती है। इसके साथ में जैसे कपालभाति बोला है, ऐसी भस्त्रिका, ये क्या होगा कि आप लोग
बार बार ये कहते हैं कि इतना सांस लेंगे तो अंदर गंदगी चली जाएगी, वो तो जा ही रही है अंदर, लेकिन जब आप लंग्स का एरिया बढ़ा देंगे, जब हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, लंग्स की कैपेसिटी जो होती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे, तो उसके कारण जो आपके अंदर जो गंदगी तो जा रही है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके बाद एक एक आसन हम, अगर जैसे अभी उन्होंने कहा कि कुछ वल्नरेबल जो डिसीज है वो लोग जो है सूक्ष्म एक्सरसाइज करें कम से कम, क्योंकि वो सारा प्राणायाम भी नहीं कर सकते। तो बॉडी का जो लचीलापन है, बॉडी के अंदर जो एक रिलैक्सेशन है, वो तो कम से कम दे सकते हैं। ऐसे एक बिल्कुल कॉन्शियसली कुछ स्टेप्स हमें उठाने होंगे इस स्थिति से बचने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हम उसमें प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, या कुछ और होम रेमेडीज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मौसम जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। आमतौर पर जब भी स्मॉग होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो हम सबके गले चौक हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो हम घर पर हर दिन कर सकते हैं और इस स्थिति से कुछ हद तक बच सकते हैं? देखिए, घरेलू उपाय में एक तो मैं एग्री करूंगा, गर्म पानी पीना बहुत अच्छा है। सुबह उठकर अपने शरीर को साफ करें, नाक में पानी दें नहाते समय, और कुल्ला करें, और गार्गल जो होता है गरारा उसको करें, बहुत अच्छा रहता है। किशमिश जरूर खाएं, किशमिश एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत कम लोग जानते हैं चीज के किशमिश जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ अखरोट खाएं, सॉल्टेड पिस्ते और सॉल्टेड काजू ना खाकर अखरोट खाएं, वो ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, पॉजिटिव करता है। इसके अलावा जो केसर होता है जिसको जाफरान कहते हैं, उसकी चाय का इस्तेमाल करें, वो ब्रोंकोडायलेटर भी होता है और वो गर्मी भी देता है शरीर को, और थूक को, स्प्यूटम को, कफ को पतला करता है, जो निकलने में उसको आसानी देता है जी। इसके अलावा जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, शहद, लहसुन, अदरक इसका इस्तेमाल करें। और खांसी को सप्रेस करने वाला कोई भी सिरप डॉक्टर से या केमिस्ट से न लें। खांसी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। खांसी हमारे शरीर के जो कण हैं, फॉरेन बॉडी है, कार्बन है, और दूसरी मेटल के कण हैं जो मैं मेटलोटॉक्सिसिटी कहता हूं, बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, तो उसको निकालने के लिए खांसना बहुत जरूरी है। इसको हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे आंख के सामने कोई चीज आ जाती है तो हमारी आंख स्वतः बंद हो जाती है, इसी तरह से जैसे हमारी ट्रैकिया में, श्वास नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई फॉरेन बॉडी, कार्बन या कार्बन की तरह का डस्ट या फॉरेन बॉडी एटमॉस्फेयर से जाती है, तो सबसे पहले बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको बाहर निकालने के लिए, और उसको हम कॉफ रिफ्लेक्स कहते हैं। तो कॉफ सप्रेसेंट्स हमको इस सीजन में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, और हमको डॉक्टर की सलाह से ऐसे सिरप्स लेने चाहिए जो बलगम को लिक्विफाई करके बाहर निकालते हैं। ये है इसकी थ्योरी। और मास्क आपने दिखाई दिया, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और मास्क ना हो तो रुमाल रख लें। ये एक्चुअली बड़ी भयावह सिचुएशन है। मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, और मैं हर साल ये जुमला बोलता हूँ, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इससे हम अपनी जनरेशन को कमजोर कर रहे हैं, उनकी उम्र को घटा रहे हैं, उनके अंदर दिल की बीमारी पैदा कर रहे हैं, उनके फेफड़ों को हम कमजोर कर रहे हैं, और मैं क्या कहूँ, ये कैंसर और डायबिटीज तक हमको ले जा रहा है पॉल्यूशन। हार्ट डिजीज की मैंने बात कर ली है, लंग डिजीज की हम सब बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान है वो लोगों की मेमोरी पर पड़ रहा है। मेमोरी, भूल जाना, रात को नींद देर से आना, नींद में खर्राटे बढ़ जाना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फॉल कर जाना, और इसके साथ साथ जिस्म की जो कमजोरी है, जो रिकवरी होती है स्लीप से, उसमें बढ़ोतरी होना। तो ये सब लक्षण पूरे जाड़े में हों, और जाड़े को हम पहले बचपन में हेल्दी सीजन कहा करते थे, बड़ा ही विरोधाभास हो गया है। ये अपोजिट कंडीशंस हो रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ, मैं हर साल पोल्यूशन पे बात करता हूँ, पिछले साल से इस साल का सिनेरियो जो है वो ज्यादा खराब है। जी मोहसिन जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही जो दिल को लगी सीधे, कि
आप खुद का ख्याल ना खुद ही रख सकते हैं, और सेल्फ डॉक्टर बनने की एक तो आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है तो आपको ये सुझाव है डॉक्टर मोहसिन वली की तरफ से भी, एक्सपर्ट्स की तरफ से, कि पहले डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जो हालात हैं उनको आप सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ, घरेलू नुस्खे जो हम आपको बता रहे हैं वो शायद किसी हद तक आपको काम जरूर कर सकते हैं। गले की जब हमने बात की है मोहसिन जी, इसके लिए हम उज्जाई आसन भी बताते हैं नवदीप जी, अगर मेरी जानकारी सही है। उज्जाई अगर आप करते हैं तो गले में अगर दर्द हो रहा है, सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है गले में कोने में दर्द होता है, गले में खराश होती है, सूखी खांसी लग जाती है, उसके लिए उज्जाई कितना कारगर होगा? ये बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए। और जैसे अभी डॉक्टर बली कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कफ है, कोल्ड है, या हमारी जो जिसके कारण हम छींकते हैं, ये हमारे लिए एक सेल्फ डिफेंस का काम करता है। ये इसको दबाना नहीं है, क्योंकि अंदर की गंदगी जो पोल्यूशन बाहर निकाल रहा है। और जो उज्जाई प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम अपने को जैसे नेति कुंजल से क्लियर कर लें, या जैसे उन्होंने बताया तुलसी है, जैसे अभी होम रेमेडी में तुलसी है, तुलसी के साथ में ये अदरक है ना, ये तो हम ले सकते हैं। आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी या गर्म पानी में भी। और साथ में बहुत ज्यादा ऐसा किसी को ठंडा फील हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा लौंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने नट्स के बारे में बताया, ऐसी मुनक्का भी बहुत फायदेमंद है। जैसे हमारा किशमिश है, मुनक्का है, बादाम को भी भिगो के लेना है हमें। ठीक है। तो और भी कई ऐसे तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल नवदीप जी, जिन्हें हम अपना के थोड़ा सा इस मुश्किल से जरूर बच सकते हैं, और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मोहसिन जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हम कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कुछ हद तक बचाव हो सके। लौटूंगी आपके पास। देखिए, चंडीगढ़ के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। यहाँ भी प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ भी धुंध की वजह से सांसों पर संकट आ गया है। विशेषज्ञ इसे मौसम के साथ पराली को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए जरा। देश इस वक्त प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, खासकर उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर तो प्रदूषण से परेशान है ही, चंडीगढ़ में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालांकि सरकार की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। नवंबर में देश में मौसम बदलता है, गर्मी से गुलाबी ठंड की ओर मौसम अग्रसर होता है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के बढ़ने में मौसम का भी योगदान कम नहीं है। हवा की स्पीड कितनी है, कितनी गति से हवा चल रही है इस रीजन में, पहली बात तो यह। दूसरा ये है कि उस एरिया में कुछ ऐसा हवा की कम दबाव का क्षेत्रफल है, ज्यादा कम दबाव का क्षेत्रफल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे अगर हाई प्रेशर बना हुआ तो हवा एक तरह से रुक सी जाती है, वहाँ पे तो टर्बुलेंस नहीं होती, उसमें गति नहीं होती। तो जो भी मिशन होता है डिफरेंट सोर्सेज से, तो वहीं रुक जाता है। तो इसमें ये सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि न केवल चंडीगढ़ में बल्कि पूरे नॉर्थ में थोड़े जो हालात जो है ठीक नहीं। चंडीगढ़ में प्रदूषण की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा में ठहराव तो मुख्य वजह है ही, नमी भी प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। हैवी पार्टिकल्स होते हैं ओस के, ठंड के इस मौसम में, तो उनके साथ पोल्यूशन मिलकर नीचे की लेयर पर ही, सरफेस एरिया पर ही, इस जमीन के साथ मौजूद रहते हैं, जिससे कि हवा की गुणवत्ता जो है उसमें खराबी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है, लेकिन ठंड में हवा का उच्च दबाव में गाड़ियों के धुएं और पराली का धुआं प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाते हैं। हवा की गति बिल्कुल मध्यम है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पोल्यूशन है वो सोर्सेज जो हैं बेसिकली वो स्टेबल हैं, और इसी दौरान स्टेबल बर्निंग का ऐड होना है। बट हमारे जो मुख्य प्रदूषण हैं, जिसमें वेहिकुलर एग्जॉस्ट है और नॉन एग्जॉस्ट है, जब गाड़ी चलती है तो उससे निकलने वाली धूल है, हमारे यहाँ वेस्ट बर्निंग भी ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा पत्तियों में लोग पतझड़ का थोड़ा सीजन है, आग लगा देते हैं, या आप देखेंगे कि जो आसपास के क्षेत्रों में सॉलिड बायोमास फ्यूल या लकड़ी जलाने का जो इस्तेमाल होता है, वो भी प्रदूषण के स्रोत को बढ़ाते हैं। प्रदूषण के बढ़ने पर तमाम तरह के सरकारी इंतजाम भले ही किए जा रहे हैं, लेकिन सावधानी ही इससे बचाव का रास्ता दिखाता है। इसलिए घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने।
अगर आप वनरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली पॉपुलेशन, इसके अलावा जो लोग सर्टेन मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं या अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को पोल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है। उन्हें घर के अंदर रहने की हम सलाह देते हैं। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो कृपया मास्क का इस्तेमाल करें। और जो बच्चे हैं, आप उनको इंडोर प्ले के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जिसमें काफी आपका कह सकते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज या एक्टिविटी होती है, जैसे कि फुटबॉल या अदर गेम, उनको अवॉइड करें। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अक्टूबर और नवंबर में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से तापमान औसत से ज्यादा है, जिसकी वजह से मौसम प्रदूषण के अनुकूल बना हुआ है, जिससे हालात खराब नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि सिर्फ दिल्ली की स्थिति ही नहीं, बाकी कई ऐसे देश भर में इलाके हैं जहां पर हालात अब खराब हो सकते हैं, अभी होने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ मैं चंडीगढ़ को देखकर काफी हैरान हूं, क्योंकि ग्रीन सिटीज को कहा जाता है। जितनी ग्रीनरी यहाँ है शायद आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। वहां अगर ऐसे हालात बन गए हैं तो सच में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। हमारे साथ दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली हैं हमारे साथ, नवदीप जोशी जी हैं। मोहसिन जी, आपके पास एक बार और आना चाहेंगे। आमतौर पर जब भी स्मॉग की बात होती है, वायु प्रदूषण की बात होती है, तो हम उसका कंपैरिजन सिगरेट से करते हैं। अगर इस मौसम में कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है, बाहर रह रहा है, तो क्या वो सिगरेट के कंजप्शन के बराबर अपने आप को, अपने फेफड़ों को खराब कर रहा है? 12 सिगरेट पी रहा है वो, अगर 8 से 11 घंटे बाहर रह रहा है, 12 सिगरेट। और एक बात मैं और बताऊं, ये हमारे जो संरक्षक हैं मौसम के, जो अपने ग्लास हाउसेस में बैठ के स्कीमें बनाते हैं, बड़े आराम से कहते थे घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। तो वो क्या घर की हवा अलग है? घर में भी तो यही हवा आ रही है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये गंदी हवा घर में भी है। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि बाहर ही है ये हवा और घर में नहीं है। तो घर में भी तो सांस के साथ जाएगी ये हवा। मैंने तो अभी कहा ना कि सांस का लाइसेंस लेना पड़ेगा अभी। तो मोहसिन जी, घर में क्या प्रिकॉशंस अपनाएं? फिर खिड़कियां अपनी बंद रखें घर में। देखिए, मैं बताऊं, संभ्रांत और अमीर लोग तो वो रख सकते हैं एयर प्योरीफायर, बिल्कुल। वो भी ऐसे माहौल में काम नहीं करते ज्यादा। मैंने आपको अपने एयर कंडीशनर जाली का हाल बता दिया। आप घर में धुआं अपने से मत करिए। अच्छा। आप अपने लॉन में कभी बारबेक्यू मत करिए। आप बच्चों से करिए विगरस एक्सरसाइज ना करें और ट्रेडमिल पे ना दौड़ें। घर में आप अच्छा खाना खाइए, वेजिटेरियन पौष्टिक आहार, रोटी कम खाइए, पेट को खाली रखिए। और अभी मैंने जैसे बताया कि केसर की चाय पीजिए, जिसको हम कहवा कहते हैं, और गर्म पानी पीते रहिए। बार बार हाथ धोइए, नाक से न छुइए, जो आप नाक को हाथ से न छुइए जैसे कि आपने दिखाया है। और आंख को धोते रहिए। आंख में सबसे ज्यादा पहले इरिटेशन, ये आंख जो है, इसका स्केल है कि कितना पॉल्यूशन में हम जा रहे हैं। अगर आंख से पानी आने लगे, उसके बाद नाक से पानी आता है और फिर खांसी आती है। 3 ग्रेड का होता है। अगर हम हल्के पॉल्यूशन में जाएंगे तो आंख फौरन इसको महसूस करेगी। तो आप आंख को रिंस कीजिए ल्यूक वार्म वाटर से, उसमें और कुछ मत मिलाइए। बहुत से लोग बोरिक एसिड मिला लेते हैं, वो गलत है। आंख को रिंस कीजिए, गार्गल कीजिए, नाक में जल नीति भी कर सकते हैं और नाक में पानी डालकर धो सकते हैं। एक छोटा सा सवाल भी है, हम जब भी मास्क की बात करते हैं तो मास्क हम N95 का ही जिक्र करते हैं, ऐसा क्यों? क्या होता है? मैं अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ मोहसिन जी। मैं सिंपल मास्क लगा के ऑफिस आती हूँ, वो काम करेगा या नहीं? देखिए, जो सर्जिकल मास्क होता है ना, उसमें हवा के पोर्स जो है ना, इतने वो जाने के लिए बारीक नहीं होते हैं। N95 में लेयर्स होती हैं। अच्छा। जो आप जिस ऑर्डिनरी मास्क की बात कर रहे हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन इसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक लेयर जो है 5 माइक्रोन से कम होती है। तो इसीलिए उसको 95 मास्क कहते हैं। और ये मास्क हम सबको पता है, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था कोविड में, और हमने सबने मिलके इस मास्क को समझा था। जैसे कि इमेज आप दिखा रही हैं, उसमें इस बंदे ने लगाया हुआ है। और इस मास्क की यही पहचान है कि इसका टिपिकल शेप होता है, ऊपर एक पट्टी होती है जिससे ये नाक को कवर करता है कि इसके ऊपर से हवा बराह रास्त डायरेक्ट अंदर न जाए। ये ग्रिप कर लेता है फेस को और इसको टाइट पहना जाता है।
इसको नाक के ऊपर क्लिप को अपनी नाक की मोटाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और इस मास्क को आप पहनिए। थोड़ा सा सांस लेने में आपको परेशानी होगी, लेकिन सांस आपकी साफ जाएगी, ये तय है। चलिए मोहसिन जी और नवदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगी कि आपने जो हमें अवेयरनेस दी है ना, वो हमारे लिए आई एम श्योर कि हमारे साथ साथ दर्शकों के भी काम आएगी कि सेल्फ प्रिकॉशन लेकर आप कैसे इस सिचुएशन से कुछ हद तक डील कर सकते हैं। नवदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वो दिखा रहे हैं जल नीति करने का तरीका। ये जो है ये है नीति पॉट। हाँ। ये बहुत आसानी से किसी भी योग सेंटर में मिल जाता है। और जो सारी गंदगी है ना हमारी, वो गंदगी आप आराम से यहाँ से डाल के यहाँ से, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको स्वयं ना करें और कंडीशन भी होनी चाहिए कि साइनस बहुत ज्यादा बिगड़ा ना हो, तब हम इसको कुछ चीजें बदलते हैं। तो इसमें ल्यूकॉन वाटर और उसमें नमक, इससे ये गंदगी आराम से साफ होती है। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कोरोना में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की हमने बात करी थी, इसमें भी बहुत 4-5 आसन ले लीजिए आप। पेट के आसन ले लीजिए, उत्तान पादासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, और ये सब आसन लेके और थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करिए। जैसा अभी बली सर एकदम ठीक कह रहे थे कि अंदर भी वो चीज है। ठीक है। तो एकदम अंदर ही ना बैठे रहेंगे, तनाव में ना बैठे रहें, थोड़ा सा बाहर भी घूम के आए, मास्क के साथ घूम के आए, लेकिन बाहर घूमे तो हमारे उसमें कहते हैं आकाश तत्व लीजिए, मेडिटेशन करिए, तो ये सब चीजों को आप दूर कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप जी आपका और डॉक्टर मोहसिन वली आपका, हम सब तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच डीआरडीओ की बनाई LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण हुआ। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, यानी 1000 किलोमीटर तक इसके प्रहार से दुश्मन बच नहीं सकेगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर में अब न दुश्मन का कोई युद्धपोत बचेगा, न विमान वाहक पोत, क्योंकि भारत ने तैयार कर ली है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसकी कामयाबी की गवाही 19 सेकंड का ये वीडियो दे रहा है। 3, 2, 1, now. उल्टी गिनती खत्म होते ही LRLACM मिसाइल ने मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उड़ान भरी और पलक झपकते ही टारगेट को सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद कर दिया। सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का ये पहला उड़ान परीक्षण मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में नौसेना और DRDO अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल कर तय रास्ते का अनुसरण किया और अलग अलग ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षण के दौरान LRLACM मिसाइल सभी पैमानों पर खरी उतरी। सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और प्राथमिक मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर से की गई। ये सभी सेंसर कई जगहों पर लगाए गए थे ताकि उड़ान की पूरी कवरेज सुनिश्चित की जा सके। ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर चलते वारशिप और विमान वाहक जहाजों को मार गिराने में सक्षम रहेगी। इसे मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर का उपयोग करके जमीन से लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे फ्रंट लाइन जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी सफल परीक्षण के बाद इसका इस्तेमाल जमीन और पानी दोनों से हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे DRDO की बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रायल पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना 200 LRLACM मिसाइल का ऑर्डर दे सकती है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ के करीब होगी। इस मिसाइल के नौसेना में शामिल होने के बाद समंदर की सुरक्षा और भी सुनिश्चित हो जाएगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे।